अब हम लोग आ चुके हैं किस पे, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा शीट अडॉप्ट करती है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। और उसके बाद कॉम्पैक्ट फोल्डिंग हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो कहने का सेंस ये है पहली बात तो कि ये जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कॉम्बिनेशंस होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, ठीक। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अल्फा हेलिक्स है और फिर वो एक और अल्फा हेलिक्स के साथ जुड़ के कोई स्ट्रक्चर बना रही है, या एक अल्फा हेलिक्स है फिर वो बीटा शीट के साथ कुछ स्ट्रक्चर बना रही है। इनको हम लोग कहते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब एक जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा वो साथ में मिल के कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के साथ हमें सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक। अब कहने का सेंस ये है जो सुपर सेकेंडरी जो टर्म हमने दिया, क्या ये किसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? कहने का सेंस ये है कि क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर, तो क्या सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? पर हम लोगों ने तो पहले बात की नहीं थी। आप इसमें देखिए दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं, हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। पॉइंट ये है कहने का मतलब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ भाई, कॉम्बिनेशन हुआ दो स्ट्रक्चर्स जो आपस में मिल रहे हैं या वेरियस कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका जिक्र अलग इसलिए से थोड़ा ज़्यादा होने लगा कि जैसे मान लेते हैं आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखा होगा, ठीक है। आप लोग ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत पढ़ते हैं, तो हम लोग अगर मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये मान लेते हैं ये एक प्रोटीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, कोई ए बी जो भी मान लीजिए, ये एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन करती क्या है, वो आती है, वो किसी डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन पे जाके बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद वो क्या करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प करती हैं। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन सभी के पास होगी। तो ये जब बाइंड करती है तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी प्रोटीन तो बाइंड करने आ रही है, इस तरीके से आ जाएगी, पर उसका कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है वही होगा जो कि डीएनए के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या मोटिव्स, ठीक है। तो जो मोटिव्स हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स जो होते हैं वो जो हमारी 3 डायमेंशनल प्रोटीन है उसी का एक पार्ट होते हैं, है ना। और एक तरह से कह सकते हैं ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है, कहने का सेंस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, अगर आप ये आपकी ये पेन है, ठीक है, आप इस पेन से लिखते हैं। अगर ये पेन जो है पूरी एक प्रोटीन है ना, ये तो इसको मान लेते हैं ये पूरी एक प्रोटीन है, पर आप हमें बताइए आप क्या पूरी प्रोटीन से लिखते हैं? अरे पूरे पेन से लिखते हैं? नहीं, आप इस पूरे पेन का इस्तेमाल करते हैं और इस पोर्शन को लिखने के इस्तेमाल में लाते हैं। तो आप कहते ये जो जिस पोर्शन से आप लिख रहे हैं वो एक मेन क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर हो गया जो कि बेसिकली एक्टिव फंक्शन करने में इन्वॉल्व है। और ये जो निब है, पेन की जो निब है, जिस पोर्शन से वो अटैच है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन से अटैच है, ये भी भाई इम्पॉर्टेंट है। पर कहने का सेंस ये है कि अगर आप इस पूरे पेन को एक टर्शरी प्रोटीन कर दें, क्योंकि अगर आपने इसको निकाल के बाहर कर दिया, इस पोर्शन को, पेन के इस पोर्शन को निकाल के बाहर कर दिया, क्या सिर्फ आप इससे लिख सकते हैं? फंक्शनल पार्ट तो आपके पास है ही है, आप नहीं लिख सकते।
आपको इस पूरी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो कहने का सेंस यही है कि पेन से लिखने के लिए यू नीड दैट टोटल 3 डायमेंशनल पेन, राइट। और उसके बाद ये जो पोर्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है पूरी एक स्ट्रक्चर प्रोटीन है, और वो जाके बाइंड जहाँ पे कर रही है वो उसका स्पेसिफिक पोर्शन बाइंड कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या मेंशन करते हैं, मोटिव्स, राइट। अब कहने की बात यहाँ पे ये भी तो हो सकती है, ये इस बात को समझिएगा कि सभी जो मान लीजिए ये जो निब है ये रेड, अभी येलो कलर से लिख रही है, ठीक है। अगर इस निब को चेंज कर दें, रेड हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है, लगभग अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है वो जो उसके इस फंक्शनल पार्ट के सेम होंगे, वो सभी प्रोटीन से या पेन से सेम सीक्वेंस की शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का टोटल सेंस क्या हो गया कि ये जो पोर्शन हम लोगों का होता है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये एक मोटिव हो गया। और इस मोटिव में भी, इस मोटिव के अंदर भी हमें कुछ ऐसे डोमेन्स दिख रहे हैं जो कि एक्टिव फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब सिर्फ निब पार्ट को क्या बोल सकते हैं कि वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मोटिव है। और ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोटिव कहाँ पर है, टर्शरी प्रोटीन का हिस्सा है। टर्शरी प्रोटीन क्या है, वो एक पूरे का पूरा एक बेस और एक फाउंडेशन है जो कि आपको मदद कर रहा है किसी प्रोटीन को फंक्शन करने में। पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, आप सिर्फ डोमेन और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर निकाल के काम नहीं कर सकते, या निब के पोर्शन को निकाल के नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी हर जगह मोटिव्स और डोमेन्स वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये पेन का एग्जाम्पल याद रखें तो आपको बहुत इजी रहेगा कि हाँ हमें किस तरीके से चीज़ें। अब थोड़ा सा हम लोग साइंटिफिक वे में भी भाई उसकी भाई डेफिनेशन है ना, हम लोग तो अभी एग्जाम्पल या बहुत सिंप्लीफाई वे में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग फाइनल वे में इसको क्रक्स निकालते हैं। तो अगर हमने पूछा, देखो ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ठीक है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको इस पूरे प्रोटीन को क्या बोलेंगे कि भाई ये एक प्रोटीन है जो कि फाइनली पहले ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में थी, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और फिर पूरी इसकी मैं बना देती हूँ, ये पूरी कॉम्पैक्ट फोल्डिंग हो गई है। ये पूरी एक टर्शरी प्रोटीन है, क्लियर। अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर की ये प्रोटीन है। अब इसमें अब क्वेश्चन आ गया, इस मोटिव्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मोटिव्स एक्चुअली में एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट मिलकर एक सुपर सेकेंडरी मोटिव्स या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब तो एक तो ये बात हो गई। अब सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कुछ खास मोटिव होते हैं, कुछ खास एलिमेंट होते हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कुछ खास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो, अब इनको आप क्या कह सकते हैं, तो ये हमारा हो गया, पहले हम लोग मोटिव्स पढ़ेंगे और यही मोटिव्स में डोमेन्स पाए जाएंगे जो कि कोई स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे। तो अगर हम लोग पेन वाली भाषा में समझे तो आप क्या, हम लोग मेनली अब किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने ऐसे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ पे, तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं कि ऐसे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये पूरी प्रोटीन है, ठीक है, ये टर्शरी लेवल की प्रोटीन है, बन गई है, पेन बन के आ चुका है। पेन को बिल्कुल अलग अलग तोड़ के हिस्सों में अलग कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, है ना। तो पूरे टर्शरी लेवल में वो होनी चाहिए। उसके कुछ पोर्शन को हम लोगों ने वो कहा वो पार्ट है एलिमेंट का, और उसमें कुछ एक्टिव फंक्शनल डोमेन्स पाए जाएंगे, क्लियर।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोटिव्स, और फिर उसमें देखेंगे कि जो नेचर में पाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन्स कहाँ पाए जा रहे हैं, मोटिव्स में। मोटिव्स क्या होते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए कहाँ जा रहे हैं, प्रोटीन में। जैसे निब कहाँ पाई जा रही है, इसके ऊपर पाई जा रही है, ये निब कहाँ प्रेजेंट है, इसके ऊपर। और ये कहाँ प्रेजेंट है, पूरे पेन के फाउंडेशनल जो एक पूरा उसका एलिमेंट होता है उसके ऊपर। तो दिस इज द थिंग। तो अब हम लोगों को इसी, तो नेचर में कुछ खास मोटिव्स पाए जाते हैं प्रोटीन्स में, और उनके पास जो डोमेन्स होते हैं वो अलग अलग तरह का फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। ओके, तो हम लोगों का पहला मोटिव क्या है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अब स्मार्ट स्टूडेंट अगर आप हो गए हैं तो अब आपके दिमाग में होना क्या चाहिए कि यहाँ जो है वो सिर्फ एक टर्शरी प्रोटीन का कोई एक शायद हिस्सा प्रेजेंट किया गया है। ये यहाँ पे ऐसे ही मैंने बनाया है, यही हेलिक्स टर्न हेलिक्स। ये तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ये निकाल के मैंने दिखाया। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स है। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स की खास बातें क्या आपको दिख रही हैं, आपको दिख रहा है हेलिक्स टर्न हेलिक्स 2 अल्फा हेलिक्स का बना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक अल्फा हेलिक्स जो है वो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा बड़ा है कंपैरेटिव टू सेकेंड जो अल्फा हेलिक्स है। तो एक आपको उससे क्या फ़ायदा होता है, टर्न मिलने में आसानी होती है। ठीक है, वो जो टर्न है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। हम आपसे एक चीज़ यहीं पे पूछ रहे हैं, अगर हमने इसका नाम लिख दिया हेलिक्स लूप हेलिक्स, क्या ये सही है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ये ज़रूर याद होना चाहिए कि टर्न और लूप में हम लोगों को मेजर डिफरेंस पता है। लूप कैसा हो जाएगा, ऐसा, इसमें बॉन्डिंग भी नहीं होती, हम लोगों को जो अभी डिस्कस करके आए हैं वही चीज़। तो अब बच्चों अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको डीएनए दिख रहा है, और ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो है आके डीएनए से बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, ये आप मान सकते हैं ना कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह सकते हैं। ये प्रोटीन जब यहाँ पे आई, ये पूरी प्रोटीन यहाँ आई है, ठीक है, पर इसका स्पेसिफिक हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव जो है वही इससे इंटरैक्ट कर रहा है। क्लियर? और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रांसक्रिप्शन, दे रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। ये तो लोग को पता है कि रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन बाइंड क्यों करेगी डीएनए को, डीएनए उसमें जो डीएनए में जीन्स होते हैं, जीन्स दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जीन को ट्रांसलेट होना है या नहीं होना है, ये सब कौन लोग डिसाइड करते हैं, डिसाइड करने वाले तो बहुत लोग हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, बट वन ऑफ विच इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, दे आर टर्शरी लेवल ऑफ प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन्स होती हैं, और वो उनमें इस तरह के सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया HTH, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। उसी तरीके से जो अभी जस्ट आपने देखा, तो हेलिक्स वो समझ में आ गया। तो अब ये देखिए हेलिक्स है, दूसरा हेलिक्स है, हेलिक्स लूप हेलिक्स। तो दो हेलिक्स जो हैं जब वो लूप के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो हम हेलिक्स, ये भी क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये एक्टिव हो गया है ना, अब एक्टिवेशन तो बात की चर्चा है कि किस तरीके से ये एक्टिवेशंस होते हैं। हम लोग अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखिए हेलिक्स लूप हेलिक्स जो है किस तरीके से बाइंड कर रहा है। ठीक, अगर हम लोग इस बात को और उसमें देखें तो इसमें भी क्या होगा कि कुछ ऐसा हिस्सा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों अमाइनो एसिड होंगे। अब आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मान लेते हैं ये वाला जो हेलिक्स है ये यहाँ पे आ गया, बाइंड कर ली, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पोर्शंस हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हों जो कि डीएनए से बाइंड करने में मदद कर रहे हों। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पे साइड चेन में यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल आ जाएंगे, अमाइनो एसिड जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन थी तो बहुत बड़ी, पर उसका एक एक्टिव पार्ट को फंक्शनल बनाया गया। पेन तो बहुत बड़ा होता है, पर उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को फंक्शनल बनाया गया जहां से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द कंटेस्ट।
ठीक है। तो एक क्या होता है, इसमें भी एक हेलिक्स जो है थोड़ी बड़ी होती है, एक हेलिक्स छोटी होती है। तो जो ये छोटा और बड़ा होना भी क्या करता है, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि प्रॉपरली पैकिंग कर पाए डीएनए की, प्रॉपर डीएनए से प्रॉपर बाइंडिंग हो पाए। ठीक है। हालांकि ये वो नहीं है, बट एक थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करें कि जो हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है ये डीएनए में ई बॉक्स से बाइंड करता है। ई बॉक्स होता है, जो ई बॉक्स होता है ये एक्चुअली एक तरह से, जैसे आप लोगों ने प्रिब्नो बॉक्स देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, या कैट बॉक्स देखा होगा, उसी तरीके से ई बॉक्स होता है। ई बॉक्स का भी एक कंसेंसस सीक्वेंस होता है, CANNTG। इसी ये क्या है, ये साइट, वो मत बोलने लगेगा कि ये सिस्टीन है, ये किसका हम लिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिख रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या होगा, साइटोसिन, एडेनिन, फिर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे थाइमीन, यहाँ ग्वानिन। ठीक है, तो ये ई बॉक्स होता है। तो यहाँ पे बहुत इफेक्टिवली हेलिक्स लूप हेलिक्स जो है अच्छे से बाइंड करता है। ठीक है, तो इसका आप अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मदद करता है, इसलिए मैंने इस चीज़ को रिलेट किया यहाँ पे। तो ये खास चीज़ होती है हेलिक्स टर्न हेलिक्स या हेलिक्स लूप हेलिक्स के बारे में। ठीक, उसी तरीके से बीटा अल्फा बीटा मोटिव। तो आप लोगों को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बीटा अल्फा बीटा मोटिव क्या होगा, बीटा स्ट्रैंड है। अब यहाँ बीटा स्ट्रैंड कौन सी है, दोनों N2C ही रन हो रही है। ठीक है, और बीच में क्या है, अल्फा हेलिक्स से ये कनेक्टेड है। तो आप देखिए और क्या क्वेश्चन हो सकता है भाई, अल्फा हेलिक्स का जो एक टर्मिनल पोर्शन है वो यहाँ से कनेक्टेड है, यानी N टर्मिनल से होगा, और एक जो है कार्बोक्सी टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये सब भी प्रोटीन्स के एक्टिव साइट्स या फंक्शनल डोमेन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स के अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे रिपीटेशन हो, दिस इज हेयर पिन, दिस इज हेयर पिन बीटा मोटिव। आपको क्या ध्यान, बस पिक्चर याद रहेगा सब, यहाँ पे एंटी पैरेलल है और कनेक्टेड है लूप से। तो ये हो गया हेयर पिन बीटा मोटिव। ये सिंपलेस्ट मोटिव होता है जो कि दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स की मदद से बनता है। तो आप एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं किस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पे आराम से दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो दिया हुआ है ये है ग्रीक, को काट दीजिए, ग्रीक की मोटिव। अब इसको एक बार ध्यान से देखिए तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आपको क्या दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। एंड इसका मतलब समझ रहे हैं ना, N2C इस तरीके से, N2C तरीके से एंटी पैरेलल अरेंजमेंट दिख रहा है। और हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, और ये वाला इससे। ठीक है, तो आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दिस वे याद रखने के लिए, और दिस वे, और उसके बाद इस कनेक्टेड है। इसको ग्रीक की मोटिव कहते हैं। और ये बहुत बेहतर स्टेबलाइज बीटा शीट्स देता है, इससे बनता है। और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टेफाइलोकोकस न्यूक्लियस एंजाइम होता है उनकी एक्टिव साइट्स में इस तरीके के मोटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये है, अब मेनली अब जो जिनसे क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं कहीं पे जो मिले होंगे, राइट। तो एक तो आपको हेलिक्स टर्न हेलिक्स और हेलिक्स लूप हेलिक्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है आपका कैल्शियम बाइंडिंग मोटिव। ये ऐसा, ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मोटिव जो कि कैल्शियम आयन को बाइंड करने में मदद कर रहा है। इसको हम EF हैंड भी कहते हैं। क्यों, देख रहे होंगे कि जो इसके ये पहली बात तो बना किसका होता है, कैल्शियम बाइंडिंग मोटिव। इसके एक हेलिक्स को E हेलिक्स कहते हैं, ये दोनों अल्फा हेलिक्स ही हैं। एक लंबे वाले हेलिक्स का नाम E हेलिक्स है, छोटे वाले का नाम है F हेलिक्स। और E हेलिक्स और F हेलिक्स कुछ इस तरीके से ओरिएंट होते हैं जैसे लग रहा है कि देखिए किस तरीके, एक है ना E हैंड,
this is short thumb. F is behaving like thumb and this is behaving as first finger, and between these two is binding and calcium ion. ठीक है, और ये जो है ये आपका लूप है, ये आपको ये जो है ये लूप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यही है कि कैल्शियम बाइंडिंग मोटिव ई हेलिक्स, लूप और एफ हेलिक्स का बना हुआ होता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ना लूप, तो लूप के पास कंडीशन ये है कि इसके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग में हेल्प करे। तो इसके लिए इसके लूप में जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ये याद रखना है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट कैसे बिहेव करेंगे भाई, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसकी बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट यहाँ पे अरेंज्ड हुए लूप में दिख रहे हैं जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग की में हेल्प कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर देखा गया इस लूप में 6th पोजीशन पे ग्लाइसिन पाया जाता है, और शुरू के जो 5 रेसिड्यूज हैं उसी में एस्पार्टेट और ग्लूटामेट पाए जाते हैं। क्लियर, ये हो गया इसका रोल्स। नेक्स्ट आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के स्टेटमेंट्स में आ चुका है, ल्यूसीन जिपर, और बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है ये। ल्यूसीन जिपर को हम लोग सीजर भी कहते हैं, जिपर से वर्ड समझ में आ रहा होगा जिप। तो जिन्होंने भी ये हेलिकल व्हील का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा होगा या एम्फीपैथिक हेलिक्स का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है कि भाई कोई ऐसी प्रोटीन है, खूब ये बड़ी सी प्रोटीन है, उसमें क्या पाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से ल्यूसीन जिपर सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। मान लेते हैं ये ल्यूसीन जिपर है। अब ल्यूसीन जिपर का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा मोटिव होता है जो कि बना हुआ है अल्फा हेलिक्स 1 2 1 2 एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स का बना हुआ है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा कनेक्टिंग स्ट्रैंड है, ये हो गया एन टर्मिनल। ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन जिपर का, ठीक। अब यहाँ पे अब इसको आपको ध्यान में देखना है कि ये जो दो, और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से अरेंज हैं। तो मान लेते हैं 3 हेलिक्स इसके पास है, 3 हेलिक्स इसके पास है, पर ये जो है ये हेलिक्स जो है ये आपस में जुड़ नहीं रही हैं, पर ये दोनों हेलिक्स जो हैं आपस में, ऐसे आप एज्यूम करिए जैसे जिप जो आप चेन लगाते हैं, तो ये चेन इस तरीके से जिप आउट हो गई है ना, एकदम जिपिंग आपको दिख रही होगी। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये वाला जो हेलिक्स है ये ज़्यादातर जो है ये नॉर्मली आप कह सकते हैं बना हुआ होता है कि जिसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स हों, ठीक है। पर ये वाला जो है ये बना होता है एम्फीपैथिक हेलाइसिस का। एम्फीपैथी हेलाइसिस आपको क्या पता होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरफ जो है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे, वो अमाइनो एसिड जो वाटर से कांटेक्ट में आ सके, तो भाई बाहर हैं तो वाटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हर 7th अमाइनो एसिड इज ल्यूसीन, एवरी 7 अमाइनो एसिड जो है इस वाले पोर्शन का वो ल्यूसीन होता है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो जब ल्यूसीन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है। जब वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है तो वो क्या करेगा, वाटर से कांटेक्ट करेगा नहीं, उसको जहां अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, यानी इस चेन में ल्यूसीन 7th पोजीशन पे बार बार इस तरीके से आके ओरिएंट हो गया, इस चेन में भी ऐसे हो गया। तो 2 ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है ल्यूसीन, वो तो कांटेक्ट करेगा नहीं, सीधे आके इस तरीके से जुड़ जाएगा जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि यही आपको एम्फीपैथिक हेलिक्स
तो ये याद रखना है। ये जो एम्फीपैथिक हेलिक्स है ये डाइमराइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कैंची को आप लोगों ने, सिजर को जब आप लोगों ने देखा होगा तो आप उसको खोल के अगर अलग कर दें तो अलग हो जाएगा, पर एक पोर्शन जो है उसका नीचे वाला जो कैंची का होता है वो क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है, दिस इज सीजर, ये कनेक्टेड है और ये खुला हुआ होता है और इसी से आप क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो आप क्या सिर्फ इससे काम चला सकते हैं, नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, ये यूज़ कर रहे हैं आप इसको, यहाँ पे फंक्शनल काम चल रहा है। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, ये जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं यहाँ वाले, ये वाला जो अल्फा हेलिक्स है ये क्या करता है, डीएनए से बाइंड होने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डीएनए है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये आपका ल्यूसीन जिपर हो गया ना, यहाँ पे ये जो है एम्फीपैथिक हेलिक्स हो गए जो आपस में कनेक्टेड है, और ये जो है ये डीएनए से बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ल्यूसीन जिपर के पास दो इम्पॉर्टेंट डोमेन होता है, एक डाइमराइजेशन डोमेन, मतलब डाइमराइज करेंगी एम्फीपैथिक हेलिक्स, और बेसिक रीजन जो कि डीएनए से बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ दी गई है कि ल्यूसीन जिपर का जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस किया गया होगा तो लगभग 22 अमाइनो एसिड को अरेंज किया गया हेलिकल व्हील में, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आप बच्चों देखें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको हेलिकल व्हील कल समझने में प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ पे आज समझ सकते हैं अगर दिमाग लगाएं। तो 22 अमाइनो एसिड का है, तो पहला अमाइनो एसिड क्या है, ल्यूसीन, फिर दूसरा 100 डिग्री पे प्लेस किया गया है, फिर तीसरा 100 डिग्री पे प्लेस किया गया, फिर चौथा प्लेस किया। ठीक है, फिर आप देखें, फिर पांचवा यहाँ पे आ गया, छठवां यहाँ आ गया, 7th यहाँ आ गया, और 8वां क्या हो गया, ल्यूसीन। 8वां क्या हो गया, फिर से ल्यूसीन। तो आप देख रहे होंगे कि एक पहला हो गया, फिर 7वें गैप के बाद क्या आ गया, ल्यूसीन, है ना। फिर अगर आप ट्राई करेंगे, फिर इस तरीके से 9th यहाँ आएगा, 9th जो है यहाँ आएगा, फिर 10th यहाँ आएगा, फिर 11 यहाँ आएगा, फिर 12 यहाँ आएगा, फिर 13 यहाँ आएगा, फिर 14 यहाँ आएगा, फिर 15 यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हर 7 के बाद आपको ल्यूसीन मिल रहा है। अगर इससे भी समझ जाए तो आपको समझ में आएगा कि ओके, व्हाई हेलिकल व्हील कॉन्सेप्ट इज नीडेड एंड इट इज हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिएंटेशंस ऑफ व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। तो आपको दिख रहा है कि एक साइड में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आ गए हैं, देखिए ये एम्फीपैथिक हेलिक्स का ये यहाँ जो आपको दिख रहा है क्या है, ज़्यादातर तो 7 हर एक तो ल्यूसीन एक तरफ बीच बीच में आ रहा है ना, और क्या आ रहे हैं, वैलिन है, ल्यूसीन है, फिनाइल एलेनिन है, पैराजीन है। तो इस तरीके से जिपर आप देख रहे हैं कि हेलिकल व्हील का कॉन्सेप्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है।